गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेम रासुंडा इंग्लिश बुक के 11th नंबर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 11 नंबर का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikonomia which means oikos हाउस होल्ड एंड नॉमस मीन्स मैनेजमेंट। यानी कि शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड आइकोनोमिया से मिलकर बना है, जिसमें आइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। 3 मेन डिफिनीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स आर फॉलो। यानी कि 3 मुख्य डिफिनीशंस इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। कौन कौन सा डिफिनीशन है? तो पहले नंबर पे एडम स्मिथ का डिफिनीशन होता है, जिसे हम वेल्थ डिफिनीशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे एडम स्मिथ के डिफिनीशन फॉलो किया जाता है, जिसे हम वेल्थ डिफिनीशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत द वेल्थ ऑफ नेशंस उसका पूरा नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। दूसरे नंबर पे आता है मार्शल जो है वो वेलफेयर के डिफिनीशन से जाने जाते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं रॉबिन्सन जो है वो स्कार्सिटी के डिफिनीशन से संबंधित होते हैं। पहले नंबर पे दिया है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, डिस्कस अबाउट एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो धन का विज्ञान है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेली बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि मार्शल के द्वारा क्या कहा गया था कि इकोनॉमिक्स जो है यह डेली बिजनेस लाइफ में होने वाले ह्यूमन के साथ बिहेवियर का अध्ययन है। फिर से इकोनॉमिक्स जो होता है वह मानव जीवन के यानी कि डेली यानी कि सॉरी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेली बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि मानव इकोनॉमिक्स जो होता है मानव का वह बिहेवियर होता है जो कि उसके लाइफ में डेली बिजनेस के साथ होता है। यानी कि फिर से मार्शल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स डेली बिजनेस लाइफ में होने वाले ह्यूमन के साथ बिहेवियर का अध्ययन है। फिर से इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स जो है मार्शल के अकॉर्डिंग टू मार्शल यानी मार्शल ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मानव के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो कि मानव जीवन के लाइफ में होने वाले डेली बिजनेस से संबंधित होता है। हो गया। तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। यानी कि इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ उसके जो इंड उसका जो अंत होता है और उसके जो स्कार्स होते हैं एंड्स और स्कार्स के बीच में रिलेशनशिप का अध्ययन भी होता है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, जिसका जो है विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यह रॉबिन्सन का डिफिनीशन से फिर से पढ़ लो। तो इकोनॉमिक्स एज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन के बिहेवियर के अध्ययन के साथ साथ यानी कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के साइंस के अध्ययन के साथ ही साथ इंड्स एंड स्कार्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। विच हैव अल्टरनेटिव, जिसका मानव जो होता है वो विभिन्न तरीके से यूज करता है। तो ये रॉबिन्सन का डिफिनीशन है। जहाँ पर स्कार्सिटी मिल जाए तो वो रॉबिन्सन का डिफिनीशन है, जहाँ पर वेल्थ मिल जाए वो एडम स्मिथ का डिफिनीशन होता है, जहाँ पर वेलफेयर मिल जाए वहाँ पर किसका डिफिनीशन होता है तो मार्शल का डिफिनीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। विच माइक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसे इनकम थ्योरी या फिर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बुक वेल्थ ऑफ नेशंस हैड रिटन बाय एडम स्मिथ। यानी कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। यानी कि एक बुक भी लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा और एक
और उनके द्वारा डिफिनीशंस भी दिया गया था धन का। दूसरे नंबर पे साइंस ऑफ चॉइस, यानी कि साइंस ऑफ चॉइस यानी कि साइंस ऑफ चॉइस बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो साइंस ऑफ चॉइस बुक जो है वो रॉबिन्सन्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है थियरी इन इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स में जो थियरी प्रयोग में लाया जाता है उस थियरी के प्रोड्यूसर और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट। तो थियरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, तो ए वॉल्कर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर से जो थियरी ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का थियरी किसने दिया था, तो प्रॉफिट का थियरी जो है ए वॉल्कर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, इसके लिए हमने याद ही कर लेते हैं। तो प्रोफिटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो प्रोफिटा यानी कि ए वॉल्कर ने दिया था क्या, तो थियरी ऑफ प्रॉफिट। दूसरे नंबर पर आता है मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट का जो मॉडर्न थियरी है किसने दिया था, तो हिग्स हैंसन ने दिया था। यानी कि जो इंटरेस्ट का मॉडर्न थियरी है किसके द्वारा दिया गया था, तो इंटरेस्ट का जो मॉडर्न थियरी है यह हिग्स हैंसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। जबकि पॉपुलेशन थियरी जो है वो माल्थस के द्वारा दिया गया था। यानी पॉपुलेशन थियरी किसके द्वारा दिया गया था, तो पॉपुलेशन थियरी जो था वो माल्थस के द्वारा दिया गया। ट्रिक क्या है, तो पीएम है। मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का थियरी किसके द्वारा दिया गया, तो इंटरेस्ट का थियरी जो है वो हिग्स हैंसन के द्वारा दिया गया। तो यही में मिल गया, यानी कि इंटरेस्ट वाला थियरी किसने दिया था, तो यह जैसे आपका है हिग्स एंड हैंसन हो जाएगा। हिग्स में से हम आई निकाल देंगे तो वही इंटरेस्ट का मॉडर्न थियरी हो जाएगा। नेक्स्ट है थियरी ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन का थियरी किसने दिया था, तो AP लर्नर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यानी कि इन्फ्लेशन का थियरी किसने दिया था, तो इन्फ्लेशन का थियरी जो है वो AP लर्नर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके लिए फार्मूला क्या है, तो इसके लिए ठीक है लर्नरी, यानी कि IA लर्नरी लास्ट में आई जोड़ दो, यानी कि AP लर्नर में आई जोड़ दो तो वहीं इन्फ्लेमेशन का थ्योरी हो जाएगा। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। फिर से एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी किसने दिया था, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दिया था। यानी ए से एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाएगा और ए से एडम स्मिथ हो जाएगा। तो जो एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी है एडम स्मिथ ने दिया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो प्रोफिटा यानी कि थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, तो ये ए वॉल्कर नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। जबकि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हिग्स हैंसन ने दिया था। इसमें आई निकाल देंगे तो वहीं इंटरेस्ट का थ्योरी हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉपुलेशन का थ्योरी किसने दिया था, तो PM होता है इसके लिए ट्रिक, और PM ट्रिक होता है और माल्थन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। थियरी ऑफ इन्फ्लेमेशन किसने दिया था, तो लर्नरी, यानी कि AP लर्नर नामक साइंटिस्ट ने इन्फ्लेमेशन का थ्योरी दिया था। जबकि एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी किसने दिया था, तो एडम स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके लिए ट्रिक है AA। अगला हेडिंग क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, तो निम्नलिखित उत्पादन के 4 कारक देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। पहले नंबर पे आता है लैंड, दूसरे नंबर पे आता है लेबर, तीसरे नंबर पे आता है कैपिटल और चौथा नंबर पे आपका इंटरप्राइजेज या फिर इंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलता है। लैंड क्या होता है, तो इट इज़ अर्निंग आर रिवॉर्ड एज रेंट, यानी कि लैंड जो होता है यह अर्निंग का काम करता है। यानी कि लैंड के बदले हम रेंट लेते हैं, यानी कि लैंड के बदले क्या लिया जाता है, तो लैंड के बदले जो होता है वो रेंट लिया जाता है या फिर इसी से हमें अर्निंग देखने को मिलता है। यानी कि लैंड जो होता है इट्स अर्निंग्स आर रिवॉर्ड एज रेंट, यानी कि लैंड का अर्निंग क्या होता है या फिर लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, तो रेंट होता है। यानी कि अगर हम किसी को अपना भूमि किसी को देंगे तो उसके बदले हम उनसे ब्याज लेते हैं, उस भूमि के बदले हम उनसे ब्याज ले सकते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, उनके पास ज़मीन की ज़्यादा मात्रा होती है तो वो अपना ज़मीन देते हैं किसी व्यक्ति को लीज पे और वह व्यक्ति उस भूमि का रेंट उनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आता है लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है, तो लेबर का रिवॉर्ड जो होता है वो वेज होता है। यानी कि जो लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है, तो लेबर यानी कि लेबर के बदले हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें लेबर के बदले हम जब किसी के घर जाकर मजदूरी करते हैं तो उस मजदूरी के बदले हमें धन मिलता है। इट इज़ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लेबर होता है यह प्रोडक्शन का एक सक्रिय फैक्टर्स होता है। यानी कि जो लेबर होता है यानी कि इसमें स्वयं आदमी अपने हाथों से कार्य करता है, तो इसीलिए इसे हम एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि लेबर जो होता है वो प्रोडक्शन का एक एक्टिव फैक्टर माना जाता है। जबकि कैपिटल क्या होता है, तो ये कैपिटल के बदले हमें क्या प्राप्त होता है, तो इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को धन देते हैं, यानी किसी व्यक्ति को हम धन देते हैं तो उससे हम ब्याज लेते हैं। यानी कि लैंड से जो हमें
रिवॉर्ड मिलता है उसे रेंट कहते हैं। लेबर से जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं या फिर वेज कहते हैं। कैपिटल से जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसे इंटरेस्ट या फिर ब्याज के नाम से जानते हैं। ठीक, इट इज़ पैसिव फैक्टर, यानी कि जो कैपिटल होता है एक प्रकार का पैसिव फैक्टर होता है। ठीक, पैसिव फैक्टर होता है यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का बल लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। किसी से हम पैसा ले लेते हैं तो उस पैसे पे ब्याज लगा रहता है कि अगर आप 2000 लेते हैं तो उसमें हम 5% लेंगे पर मंथली, तो उसी को हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और यह पैसिव फैक्टर होता है, जबकि लेबर जो होता है वो उसमें खुद व्यक्ति जाकर एक्टिव होकर, यानी कि उसमें व्यक्ति खुद एक्टिव होकर जाकर कार्य करता है, जबकि कैपिटल में किसी भी प्रकार का कार्य करने का जरूरत नहीं रहता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप के बदले हमें क्या मिलता है, तो इंटरप्रेन्योरशिप के मतलब या फिर इंटरप्राइज हम करते हैं या फिर हम किसी उद्योग को चालू करते हैं तो उस उद्योग के बदले हमें रिवॉर्ड में प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग है फार्म इफिशियंसी मेजर्स, यानी कि फार्म के इफिशियंसी को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। तो फार्म के इफिशियंसी को मापने के लिए एक फार्मूला होता है नेट कैपिटल रेशियो, यानी कि फार्म इफिशियंसी मेजर, यानी कि फार्म के इफिशियंसी को मापने के लिए निम्नलिखित फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले नंबर का फार्मूला है नेट कैपिटल रेशियो, यानी नेट कैपिटल रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो नेट कैपिटल रेशियो बराबर होता है टोटल एसेट बटा के टोटल लायबिलिटी हो जाता है। यानी कि नेट कैपिटल रेशियो को मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो नेट कैपिटल रेशियो को मापने के लिए हम टोटल एसेट्स बटा के टोटल लायबिलिटी के रूप में माप सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम किस प्रकार से माप सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल को मापने के लिए वर्किंग एसेट्स, यानी कि वर्किंग एसेट्स में जो हम करंट एसेट को ऐड कर देते हैं, फिर बटे में इंटरमीडियरी लायबिलिटीज़ को हम करंट लायबिलिटीज से जोड़ देते हैं, तो इसी के परिणाम स्वरूप हमें वर्किंग कैपिटल प्राप्त होता है। फिर से वर्किंग कैपिटल बराबर वर्किंग एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी ऊपर एसेट्स लगेगा, फिर नीचे आ जाएगा इंटरमीडियरी लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटीज़। अगला फार्मूला है फार्म की इफिशियंसी को मापने के लिए करंट रेशियो, यानी करंट रेशियो बराबर क्या होता है, तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स होता है बटे के करंट लायबिलिटी हो जाता है। यानी कि करंट रेशियो बराबर क्या होता है, तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटा के करंट लायबिलिटीज होता है। फिर नेक्स्ट फार्म एफिशिएंसी को मापने का फार्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है, तो डिफर्ड लायबिलिटी बटे के नेटवर्थ, यानी कि डिफर्ड लायबिलिटी के बटे नेटवर्थ, यानी कि जब हम डिफर्ड लायबिलिटी में नेटवर्थ का भाग दे देते हैं तो उसी से हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल के चला आता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इफिशियंसी बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट इफिशियंसी बराबर होता है यील्ड पर एकड़, यानी कि प्रॉफिट इफिशियंसी प्रोडक्शन इफिशियंसी बराबर क्या होता है, तो प्रोडक्शन इफिशियंसी बराबर होता है यील्ड पर एकड़, यानी कि एक एकड़ में कितना हमें यील्ड प्राप्त हुआ है बटे में यील्ड ऑफ लोकेलिटी, यानी कि यील्ड ऑफ लोकेलिटी इंटू 100 होता है, यानी कि प्रोडक्शन इफिशियंसी प्रतिशत में मापा जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन की इफिशियंसी होती है यह प्रतिशत में मापा जाता है, जिसमें यील्ड पर एकड़ बटे यील्ड ऑफ लोकेलिटी में भाग देता है, यानी कि यील्ड पर एकड़ में जब हम यील्ड ऑफ लोकेलिटी का भाग दे देते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी से हमारा प्रोडक्शन इफिशियंसी निकल के चला आता है। नेक्स्ट है अगला है ऑपरेटिंग कास्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कास्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्शन कास्ट बटा में टोटल प्रॉफिट, यानी कि जब हम टोटल ऑपरेशन काट, यानी कि जो टोटल ऑपरेशन कास्ट में जब हम टोटल प्रॉफिट का भाग देते हैं तो उसी से हमारा ऑपरेटिंग कास्ट रेशियो निकल के चला आता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कास्ट रेशियो निकल के चला आता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर, यानी कि रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर कैसे निकाला जाता है, तो रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर जो होता है ग्रास इनकम में जब हम टोटल फार्म इनकम से भाग दे देते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर निकल के चला आता है। फिर से रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर निकालने के लिए हम ग्रास इनकम में टोटल फार्म इनकम का भाग देते हैं, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन एक तरफ दिया प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ दिया है फार्म मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। तो पहले नंबर का जो डिफरेंस है मैक्रो अप्रोच, यानी कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है, तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में मैक्रो अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जबकि फार्म मैनेजमेंट जो है माइक्रो अप्रोच को फॉलो किया जाता है। यानी कि माइक्रो अप्रोच किस में फॉलो किया जाता है, तो माइक्रो अप्रोच जो होता है वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में फॉलो किया जाता है, जबकि माइक्रो अप्रोच जो होता है वो फार्म मैनेजमेंट में फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे इंटर फार्म साइंस, यानी कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को हम इंटर फार्म साइंस के नाम से जानते हैं, जबकि फार्म मैनेजमेंट को इंट्रा फार्म साइंस के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद तीसरा बेसिक अंतर क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे जो डिफरेंस दिया है वो क्या है, तो देख लेते हैं तीसरे नंबर का डिफरेंस। तो तीसरे नंबर पे दिया है
प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में डिसीजन आर मेड फॉर एग्रीगेट रिसोर्स ऑफ नेशंस, यानी कि जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स होता है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन बनाया जाता है यह पूरे राष्ट्र के एग्रीगेट रिसोर्सेज से बनाया जाता है। फिर से डिसीजन आर मेड फॉर एग्रीगेट रिसोर्स ऑफ नेशंस, यानी कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन बनाया जाता है यह पूरे राष्ट्र से, यानी कि पूरे भारत से जो है पूरे भारत से रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इसका डिसीजन बनाया जाता है। जबकि डिसीजन आर टेकन फॉर इंडिविजुअल फार्म, यानी कि जो फार्म मैनेजमेंट होता है तो फार्म मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया जाता है वो एक फार्म के लिए केवल लिया जाता है, यानी कि सिंगल एक फार्म के लिए इसमें डिसीजन लिया जाता है। जबकि जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स होता है इसमें, यानी कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो होता है इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो पूरे राष्ट्र के हित में डिसीजन लिया जाता है, जबकि इसमें एक फार्म से संबंधित ही डिसीजन लिया जाता है। हो गया। नेक्स्ट डिफरेंसेस किसमें दिया है, तो अगला डिफरेंस दिया है वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स कास्ट, यानी कि वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट में क्या अंतर होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट में क्या अंतर होता है वहाँ पर देख लेते हैं। तो वेरिएबल कास्ट को हम कास्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट भी कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कास्ट को जो है कास्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि फिक्स कास्ट को जो है संक कास्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज इन कैश, यानी कि जो वेरिएबल कास्ट होता है यह सदैव कैश के रूप में होता है, जबकि फिक्स कास्ट जो होता है इट मे बी कैश एंड नॉन कैश बोथ, यानी कि जो फिक्स कास्ट होता है यह कैश के रूप में भी हो सकता है और नॉन कैश के रूप में भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इट वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो वेरिएबल कास्ट होता है यह लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करता रहता है, जबकि जो फिक्स कास्ट होता है यह इट डज नॉट चेंज विथ लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि यह आउटपुट के लेवल के साथ यह बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं होता है। अगला हेडिंग है गुड्स। डिस्कस अबाउट गुड्स। गुड्स क्या होता है, जिसे हम गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है सामग्री। एनीथिंग दैट सर्टिफाइड ह्यूमन वांट्स आर नीड आर कॉल्ड गुड्स, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि मानव की इच्छाओं को पूरा कर देता है या फिर मानव की आवश्यकता को पूरा कर देता है तो उसी को हम गुड्स के नाम से जानते हैं। हो गया। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एनी कमोडिटी आर सर्विस विच कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी, यानी कि कोई भी ऐसी कमोडिटी जो कि मानव के कोई भी ऐसी कमोडिटी या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जो मानव को संतुष्ट कर देती है, यानी कि मानव की इच्छाओं को संतुष्ट कर देती है तो उसी को हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं या फिर उपयोगिता के रूप में जानते हैं। फिर से एनी कमोडिटी आर सर्विस विच कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर से एक बार देख लेते हैं यूटिलिटी के बारे में। एनी कमोडिटी आर सर्विस विच कैन सेटिस्फाइड ए ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी, यानी कि कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी सर्विस जो कि मानव की इच्छाओं को या फिर मानव की चाहत को सेटिस्फाइड कर देता है तो उसी को हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं या फिर उपयोगिता के रूप में जानते हैं। फिर से यूटिलिटी मीन्स द पावर टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, यानी कि यूटिलिटी का मतलब होता है मानव के वांट्स को सेटिस्फाइड करने की शक्ति को, यानी कि यूटिलिटी मीन्स द पावर, यानी यूटिलिटी मीन्स द पावर टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, यानी कि यूटिलिटी का मतलब होता है किसी ह्यूमन के वांट के सेटिस्फाइड करने का पावर होता है, यानी कि जो यूटिलिटी होता है यह ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाइड करने का एक पावर होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी के प्रकार, यानी कि यूटिलिटी के कितने प्रकार के होते हैं। तो यूटिलिटी तो वर्तमान समय में 4 प्रकार दिखा रहा है इसमें। नहीं, यूटिलिटी के कितने प्रकार के होते हैं, तो यूटिलिटी निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। यानी कि यूटिलिटी कितने प्रकार का होता है, तो यूटिलिटी निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। एक तो आपका फार्म यूटिलिटी होता है, दूसरे नंबर पर प्लेस यूटिलिटी होता है, तीसरे नंबर पर टाइम यूटिलिटी होता है एंड चौथे नंबर का यूटिलिटी कौन सा होता है, तो चौथे नंबर का जो यूटिलिटी होता है उसे हम पोसेशन यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले यूटिलिटी के बारे में। तो पहला यूटिलिटी है फार्म यूटिलिटी। व्हेन यू चेंज ए फार्म ऑफ सम थिंग इनटू ए थिंग विच सेटिस्फाइड योर वांट, यानी कि व्हेन यू चेंज ए फार्म ऑफ समथिंग इनटू ए थिंग विच सेटिस्फाइज योर वांट,
प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो इनटू पोटैटो चिप्स, यानी कि जब हम पोटैटो का प्रोसेसिंग करके फिर उससे हम पोटैटो का चिप्स बना देते हैं, तो उसी को हम फार्म यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। या फिर विच फेचेज सुपीरियर प्राइस देन रा पोटैटो बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि जब किसी रा मटेरियल का या फिर जब जो रा पोटैटो है यानी कि जो पोटैटो है इसका प्राइस अच्छा हमें नहीं मिल पाता है, जब हम इसी का प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचते हैं तो इससे हमें अच्छे प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर इससे हमें कुछ अच्छे क्वालिटी, इससे हमें जो था प्रॉफिट या फिर अच्छा प्राइस मिल जाता है, तो इसी को हम फार्म यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। फिर से क्या है, तो व्हेन यू चेंज ए फार्म ऑफ समथिंग इनटू ए थिंग विच सेटिस्फाइड योर एंड, यानी कि जब हम किसी फार्म को दूसरे फार्म में चेंज कर देते हैं जिससे हमारी जो चाहत होती है या फिर हमारी जो वांट होती है हमारी जो वांट होती है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उसी को हम फार्म यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। और इसमें चेंज क्या किया जाता है, तो जैसे हम पोटैटो को यानी कि पोटैटो में प्रोसेसिंग करके, यानी कि नॉर्मल जो पोटैटो होता है उसमें यदि हम प्रोसेसिंग करके पोटैटो का चिप्स बना देते हैं तो इससे जो होता है खूब सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि इससे क्या होता है हमें अच्छा प्राइस मिल जाता है, ठीक, प्रोसेसिंग के बाद, तो इसी को हम फार्म यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यू कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जब कोई सामग्री को हम एक स्थान से लेकर जाकर दूसरे स्थान पर सोल्ड करते हैं या फिर बेचते हैं, तो इस प्रकार के यूटिलिटी को हम प्लेस यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू अदर स्टेट्स ऑफ कंट्री टू गेट बेटर प्राइस, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल का जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, अगर हिमाचल प्रदेश से जब हम एप्पल को दूसरे कंट्री या फिर दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचते हैं तो उससे हमें अच्छा प्राइस प्राप्त होता है, तो उसी को प्लेस यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे दिया है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कीपिंग और स्टोरिंग गुड्स एट द टाइम्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे कैन बी यूज्ड लेटर व्हेन स्कार्सिटी, यानी कि जब हम किसी सामग्री को रख देते हैं या फिर उसको स्टोर करके रख देते हैं जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, यानी कि जब किसान के पास प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उस कंडीशंस में जो अधिक मात्रा रहता है उसको किसान जो है स्टोर करके रख देता है, तो फिर उस स्टोर किए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर जब उसकी कमी हो जाती है तब बेचता है, तो उससे उसे अच्छा प्राइस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की ही यूटिलिटी को हम टाइम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोल्ड स्टोरेज ऑफ पोटैटो इज मेन सीजन वेयर फ्रॉम सप्लाई ऑफ देज पोटैटो इन लीन टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब हम पोटैटो को कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर, यानी कि मुख्य सीजन में, यानी कि जब पोटैटो का सीजन रहता है तो उस समय जो प्रोडक्शन हुआ रहता है अधिक मात्रा में पोटैटो, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। जब मार्केट में पोटैटो की कमी हो जाती है उस समय अगर हम उस कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए पोटैटो को निकाल कर बेचते हैं तो उससे हमें अच्छा प्राइस मिल जाता है, तो उसी को हम टाइम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। हो गया भाई, बहुत सही। चौथे नंबर का यूटिलिटी दिया है पोसेसन यूटिलिटी। इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यू टू पोसेसन और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कमोडिटी, यानी कि जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल लैंड वुड इंक्रीज द यूटिलिटी फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि जब किसी एग्रीकल्चर लैंड को हम कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे जो यूटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है सेम ही पीस ऑफ लैंड का, यानी कि उसी भूमि की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की यूटिलिटी को ही हम पोसेसन यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। हो गया। डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इट इज़ रिफर टू वन ऑफ सेवरल क्रेडिट व्हीकल्स यूज्ड टू फाइनेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब होता है इट इज़ रिफर्स टू वन ऑफ सेवरल क्रेडिट, यानी कि इट इज़ रिफर टू वन ऑफ सेवरल क्रेडिट व्हीकल्स यूज्ड टू फाइनेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि फाइनेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में प्रयोग किए जाने वाले जो कई प्रकार के क्रेडिट होते हैं या फिर जो कई प्रकार के क्रेडिट व्हीकल्स होते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से जानते हैं। फिर से एग्रीकल्चर के एक्टिविटी
को फाइनेंस करने वाले, यानी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए जिस भी सेवरल क्रेडिट व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक, उसी को हम एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट में ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट में जो ट्रिपल आर का मतलब होता है, एक आर से होता है रिटर्न, दूसरे आर से होता है रिपेमेंट कैपेसिटी एंड तीसरे आर का मतलब होता है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। यानी कि जो क्रेडिट में ट्रिपल आर होता है, पहले आर का मतलब होता है रिटर्न्स, दूसरे आर का मतलब होता है रिपेमेंट कैपेसिटी एंड तीसरे आर का मतलब होता है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। हो गया कंप्लीट। क्रेडिट में जो 5 सी होता है, इसका मतलब क्या होता है। क्रेडिट में जो 5 सी दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रथम सी का मतलब होता है कैरेक्टर, दूसरे सी का मतलब होता है कैपेसिटी, तीसरे सी का मतलब होता है कैपिटल, चौथे सी का मतलब होता है कोलेटरल एंड 5वें नंबर के सी का मतलब होता है कंडीशन। फिर से क्रेडिट में जो 5 सी दिया रहता है उसका मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट में जो 5 सी दिया रहता है उसका मतलब होता है, एक में दिया है पहले सी से होता है कैरेक्टर, दूसरे सी से होता है कैपेसिटी, तीसरे सी से होता है कैपिटल, चौथे सी से होता है कोलेटरल एंड 5वें सी का मतलब होता है कंडीशन। हो गया। नेक्स्ट है क्रेडिट में जो 7 P दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट में जो 7 P दिया रहता है उसका मतलब होता है, पहले P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, यानी कि पहले P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, दूसरे P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी, तीसरे P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, चौथे P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फेज डिसबर्समेंट, 5वें P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, 6वें P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट एंड 7वें P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो क्रेडिट होता है इसमें 7P का मतलब क्या होता है। तो पहले P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, दूसरे P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी, तीसरे P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, चौथे P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फेज डिसबर्समेंट, 5वें P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, 6वें P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट एंड 7वें का P का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। हो गया कंप्लीट। अगले नंबर पे दिया है टाइप्स ऑफ फार्मर, यानी कि फार्मर के प्रकार अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग, यानी कि लैंड होल्डिंग के आधार पर फार्मर्स के प्रकार, यानी लैंड होल्डिंग के आधार पर फार्मर्स के प्रकार। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो लैंड होल्डिंग होता है इसके आधार पर जो फार्मर्स होते हैं निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर आता है मार्जिनल फार्मर, वह फार्मर्स जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे हम मार्जिनल फार्मर के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्मॉल फार्मर, वह फार्मर जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है उसे हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। और वह फार्मर जिसके सेमी मीडियम फार्मर, यानी कि वह फार्मर जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक भूमि होती है उसे हम सेमी मीडियम फार्मर के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद चौथे नंबर पर दिया जाता है मीडियम फार्मर, वह फार्मर जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि पाई जाती है उसे हम मीडियम फार्मर कहते हैं। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर दिया है लार्ज फार्मर, वह फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर तक या फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पाई जाती है उसे हम लार्ज फार्मर के रूप में जानते हैं। हो गया कंप्लीट। अगला दिया है फाइनेंस अकॉर्डिंग टू पीरियड, यानी पीरियड के आधार पर फाइनेंस, यानी कि पीरियड के आधार पर फाइनेंस। तो इसमें एक तरफ लोन दिया है, दूसरी तरफ टर्म दिया है ईयर्स में, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन जो होता है कितने दिन का होता है, शॉर्ट टर्म लोन को हम क्रॉप लोन के नाम से भी जानते हैं। यह 1 से 1.5 साल के लिए दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मीडियम टर्म लोन, यह 1.5 से 5 साल तक के लिए दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म लोन, यह 5 से 30 वर्ष के लिए दिया जाता है। हो गया कंप्लीट। अब लास्ट में दिया है, लास्ट नहीं है भाई अभी है इसके पास, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, यानी कि टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं, उस ट्रिक से याद कर लेंगे। तो एक तरफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, दूसरी तरफ आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इसके लिए ट्रिक है, तो इसके लिए ट्रिक है SDMRD, ठीक, SDMRD। तो एस से क्या हो जाएगा, तो एस से स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, डी से डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, तो एम से मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, तो आर से आपका रैचिंग फार्मिंग हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, तो डी से ड्राई फार्मिंग हो जाएगा। ये याद हो गया क्या, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। सिस्टम ऑफ फार्मिंग में कितने प्रकार का फार्मिंग दिया है। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग में कुल 8 प्रकार का फार्मिंग दिया है। इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं, लगभग 5 का ट्रिक बनाए हैं। ICS CC, ठीक,
आई से क्या हो जाएगा तो इंडिविजुअल फार्मिंग हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा तो स्टेट फार्मिंग हो जाएगा, फिर सी से क्या हो जाएगा तो सी से कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाएगा, फिर सी से क्या हो जाएगा तो फिर सी से आपका कलेक्टिव फार्मिंग हो जाएगा, फिर सी से क्या हो जाएगा तो फिर सी से आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगा, ट्रिपल सी, ठीक, ICS ट्रिपल सी। फिर इसके बाद क्या दिया है तो फिर इसके बाद दिया है PJ, ठीक, JP, यानी कि JP ICS ट्रिपल सी, JP ICS यानी ICS ट्रिपल सी JP, यानी कि यहीं शुरू में रख देते हैं इसको, फिर से बना देते हैं JP ICS ट्रिपल सी हो गया। जे से क्या हो जाएगा तो जे से हो जाएगा जॉइंट फार्मिंग, पी से क्या हो जाएगा तो पी से आपका पीजेंट फार्मिंग हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा तो आई से इंडिविजुअल फार्मिंग हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा सी से कैपिटलिस्टिक फार्मिंग हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा तो एस से स्टेट फार्मिंग हो जाएगा, फिर सी से क्या हो जाएगा तो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाएगा, फिर सी से क्या हो जाएगा तो कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगा, कॉर्पोरेट एंड कोऑपरेटिव दो फार्मिंग है, फिर सी से क्या हो जाएगा तो सी से कलेक्टिव फार्मिंग हो जाएगा। ये आठों जो होता है किसके अंतर्गत आता है तो 8 दिया है सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत, और 5 दिया है किसके अंतर्गत तो ये 5 जो दिया है वो आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत इसमें दिया है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है तो अगला हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के कितने प्रकार होते हैं तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के भी निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के कितने प्रकार होते हैं तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर दिया है कोऑपरेटिव वेटर फार्मिंग, दूसरे नंबर पर दिया है कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग, फिर तीसरे नंबर पर दिया कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, फिर 5वें नंबर पर दिया है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। गलत दिया है भाई, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ही है, ठीक, 4 ही है, यानी कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होता है निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे क्या है तो कोऑपरेटिव वेटर फार्मिंग है, दूसरे नंबर पे कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग है, तीसरे नंबर पे कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग है, फिर चौथे नंबर पे कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग है। ये उसी में से उठाया है 2 ठो, फिर इसके बाद 2 अलग से है वेटर फार्मिंग और टेनेंट फार्मिंग। अगला हेडिंग क्या दिया है तो नेक्स्ट हेडिंग दिया है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, यानी कि अगला हेडिंग दिया है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ए फार्म ऑन विच द इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 5% 50% ऑफ टोटल, यानी कि जब एक ही फार्म पर एक सिंगल प्रोडक्ट से जब हमें 50% से यानी टोटल का हमें 50% यानी कि टोटल इनकम का हमें जब 50% से अधिक प्राप्त होता है तो उसी को हम सॉरी ये फार्म ऑन विच द इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल, यानी कि जब किसी फार्म पर एक सिंगल प्रोडक्ट से 50% से जब हमें कम इनकम प्राप्त होता है तो उसी को हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे दिया है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, यानी कि ए फार्म ऑन विच द इनकम फ्रॉम ए सिंगल इंटरप्राइज, इसमें प्रोडक्ट है और इसमें इंटरप्राइज है, ठीक, इज मोर देन 50% आर इक्वल टू 50%, यानी कि जब किसी एक फार्म पर किसी सिंगल इंटरप्राइज से जब 50% तक या फिर 50% से अधिक हमें इनकम प्राप्त होता है तो उसी को स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। हो गया। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल्स, यानी कि पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल्स, यानी मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब यही होता है कि पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल्स, यानी कि अपने स्टॉक में रखने के बाद, यानी कि किसान ने कोई प्रोडक्ट किसान ने गेहूँ पैदा किया जितना उसके यूज भर है, यानी कि जितना वो यूज कर सकता है उसको स्टॉक में रख दिया है, फिर इसके बाद जो जितना शेष मात्रा बच जाती है उसको ले जाके मार्केट में बेच देता है तो उसी को हम मार्केटेबल सरप्लस के नाम से जानते हैं। टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल रिक्वायरमेंट, यानी कि टोटल प्रोडक्शन यानी कि मान लीजिए गेहूँ का टोटल प्रोडक्शन किया, उसमें से रिक्वायरमेंट यानी जितना आवश्यकता है या फिर टोटल रिक्वायरमेंट को निकाल कर जो मार्केट में बेचता है उसी को हम मार्केटेबल सरप्लस के नाम से जानते हैं। हो गया। मार्केटेबल सरप्लस माइनस मार्केटेड सरप्लस ओनली अंडर इंडिया आइडियल कंडीशंस, यानी कि जो मार्केटेबल सरप्लस होता है
मार्केटेबल जो सरप्लस होता है माइनस मार्केटेड सरप्लस ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस, केवल आइडियल कंडीशंस के अंतर्गत ही, केवल आइडियल कंडीशंस के अंतर्गत ही जो मार्केटेड सरप्लस होता है उसको माइनस किया जाता है मार्केटेबल सरप्लस में से। हो गया। मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब कोई किसान गेहूँ पैदा किया और वह अपने घर का रिक्वायरमेंट नहीं देख रहा है, उसको पूरा का पूरा मात्रा ले जाके मार्केट में बेच दे रहा है, तो उसी को मार्केटेड सरप्लस के नाम से जानते हैं। हो गया। मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस एक्चुअल सेल इन द मार्केट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ फॉर सेल, यानी कि जब कोई किसान गेहूं पैदा करता है तो उसकी पूरी मात्रा ले जाकर अगर वो मार्केट में बेच देता है, तो इस प्रकार के सरप्लस को ही मार्केटेड सरप्लस के नाम से जानते हैं। फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस एक्चुअल सेल इन द मार्केट एट पार्टिकुलर टाइम फॉर सेल्स, यानी कि सेल के लिए एक विशिष्ट समय पर जब कोई फार्मर्स प्रोड्यूस के क्वांटिटी को, यानी कि जब कोई फार्मर्स प्रोड्यूस के एक्चुअल क्वांटिटी को मार्केट में सेल कर देता है, तो उसी को मार्केटेड सरप्लस के नाम से जानते हैं। यानी एक्चुअल सेल इसी को, यानी कि पूरी की पूरी मात्रा ले जाकर मार्केट में बेच देता हो गया। बेनिफिट कास्ट रेशियो इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में जो कास्ट ऑफ बेनिफिट रेशियो था वो कौन कौन सा होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेनिफिट संबंधी कास्ट रेशियो इन एग्रीकल्चर, यानी कि कास्ट बेनिफिट रेशियो इन एग्रीकल्चर। तो बेनिफिट कास्ट रेशियो या फिर कास्ट बेनिफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस इनकम बटे में टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि मान लीजिए हमारे पास टोटल इनकम हुआ, यानी कि हमारे पास टोटल इनकम हुआ, उसमें जो टोटल कास्ट है यानी कि कल्टीवेशन के समय जो टोटल कास्ट लगा था उसमें अगर हम भाग दे देते हैं तो वही हमारा कास्ट बेनिफिट रेशियो निकल के चला आता है। फिर से जब हम मान लीजिए कि हमारे पास गेहूँ बेचने के बाद पूरा का पूरा इनकम आ गया, फिर उस इनकम में से यदि जितना हम लगाए थे गेहूँ के कल्टीवेशन के समय जितना पैसा लगाए थे उसको हम टोटल यानी ग्रास इनकम में, यानी कि टोटल इनकम में हम जो लगाए थे कल्टीवेशन के समय उसका भाग दे देंगे, तो वहीं कास्ट बेनिफिट रेशियो निकल के चला आता है। नेक्स्ट है कास्ट बेनिफिट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट दैट ए प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल, यानी कि कास्ट ऑफ बेनिफिट रेशियो का जो कास्ट बेनिफिट रेशियो जो है यह ग्रेटर होना अति आवश्यक होता है। अगर यह ग्रेटर हुआ तो समझ जाइए कि यह बेनिफिशियल है किसान के लिए। फिर से क्या कह रहा है, तो कास्ट बेनिफिट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट दैट ए प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल, यानी कि कास्ट बेनिफिट रेशियो यदि ग्रेटर होता है, ठीक है, किसी एक इंडिकेशन की अपेक्षा ग्रेटर होता है, तो ये इस प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वह बेनिफिशियल है। ठीक, एक से अधिक होना चाहिए, यानी कि कास्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है, यानी कि कास्ट बेनिफिट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट दैट ए प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल, यानी कि जब कास्ट ऑफ रेशियो यानी कि कास्ट बेनिफिट रेशियो जब एक से अधिक होता है तो यह प्रोजेक्ट को बेनिफिशियल के रूप में इंडिकेट करता है, यानी कि तब समझ लीजिए कि जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम क्या कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व को ही आइसो क्वांट के नाम से जाना जाता है, यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व को किस नाम से जाना जाता है, तो आइसो प्रोडक्ट कर्व को ही आइसो क्वांट के नाम से जाना जाता है। इट इज ए कर्व ऑफ 2 इनपुट कॉम्बिनेशंस विच हैव सेम आउटपुट, यानी कि जब 2 इनपुट का कॉम्बिनेशन, यानी कि वह कर्व जहाँ पर 2 इनपुट का कॉम्बिनेशंस एक ही आउटपुट पर देखने को मिलता है, तो उसी को हम आइसो प्रोडक्ट कर्व या फिर आइसो क्वांट के नाम से जानते हैं। फिर से इट इज कर्व ऑफ 2 इनपुट कॉम्बिनेशंस बीच हैव सेम आउटपुट, यानी कि वह कर्व जो 2 इनपुट के कॉम्बिनेशंस पर, यानी कि वह कर्व जहाँ पर 2 इनपुट का कॉम्बिनेशंस एक ही सेम ही आउटपुट पर पाया जाता है, उसी को हम आइसो प्रोडक्ट कर्व या फिर आइसो क्वांट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इट इज ए कर्व विच शो कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज विच डिराइव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है इट इज ए कर्व विच शो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच डिराइव्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन कंज्यूमर्स, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है वह कर्व जहाँ पर 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन शो होता है और जहाँ पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, उसी को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। फिर से इट इज ए कर्व विच शो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी, यानी कि वह कर्व जहाँ पर 2 कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है,
विच डिराइव्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर के लिए इक्वल सेटिस्फेक्शन यानी कि इक्वल संतुष्टि देने का काम करता है, उसी को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर क्रेडिट। अगला हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चरल क्रेडिट कितने प्रकार का होता है, जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट दिया जाता है कितने प्रकार का होता है, तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट दिया जाता है यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे शॉर्ट टर्म के लोन होता है, दूसरे पे मीडियम टर्म लोन होता है, तीसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए दिया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग सीड फर्टिलाइजर एंड फॉर मीटिंग आउट फैमिली रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जब शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंतर्गत कौन कौन से टर्म आता है, तो एग्रीकल्चर 3 प्रकार का होता है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है, दूसरे नंबर पे मीडियम टर्म लोन होता है, तीसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत क्या आता है, फॉर पर्पज ऑफ परचेजिंग सीड फर्टिलाइजर एंड फॉर मीटिंग आउट फैमिली रिक्वायरमेंट। यानी कि जब हम सीड खरीदने के पर्पज़ से, यानी कि जब सीड खरीदने के पर्पज़ से, फर्टिलाइज़र खरीदने के पर्पज़ से और फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसी को हम शॉर्ट टर्म लोन के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि जब हम फर्टिलाइज़र, यानी कि जब फार्मर्स को फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए और फार्मर के फर्टिलाइज़र यानी फार्मर के फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन दिया जाता है, तो उसी को शॉर्ट टर्म लोन के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मीडियम टर्म लोन, टू परचेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एनिमल्स एंड लैंड इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट्स। यानी कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने के लिए, एनिमल खरीदने के लिए और लैंड इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसी को हम मीडियम टर्म लोन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, ट्रैक्टर। यानी कि ट्रैक्टर को खरीदने के लिए कौन सा लोन लिया जाता है, तो ट्रैक्टर को खरीदने के लिए कौन सा लोन दिया जाता है, तो कोई ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो लोन मिलता है वो आपका मीडियम टर्म लोन मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म लोन, टू परचेज लैंड, फार्म बिल्डिंग्स एंड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड फॉर रिपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन। यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन होता है यह भूमि को खरीदने के लिए दिया जाता है, फार्म बिल्डिंग को खरीदने के लिए दिया जाता है और जो बहुत ही खर्चीले एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको खरीदने के लिए दिया जाता है और दिया जाता है। एंड फॉर पेमेंट ऑफ ओल्ड लोन। यानी कि यह तभी मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म तभी मिलता है जब पुराना लोन किसान चुका देता है, उसके बाद ये मिलता है। नेक्स्ट है अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ एसेट्स। अगला हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ एसेट्स है। तो पहले नंबर पे आता है फिक्स एसेट, दूसरे नंबर पे आता है वर्किंग एसेट, तीसरे नंबर पे आता है करंट एसेट। फिक्स एसेट के अंतर्गत क्या आता है, तो डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश। यानी कि जो फिक्स एसेट्स होता है इसको कैश में कन्वर्ट करना बहुत कठिन होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो लैंड जो होता है वो फिक्स एसेट के अंतर्गत आता है, बिल्डिंग भी आपका फिक्स एसेट के अंतर्गत आता है, इसको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ही कठिन रहता है। दूसरे नंबर पर आता है वर्किंग एसेट। वर्किंग एसेट के अंतर्गत क्या आता है, तो फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आता है। यानी कि वर्किंग एसेट के अंतर्गत क्या आता है, तो वर्किंग एसेट्स के अंतर्गत फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आता है। जबकि करंट असेट्स क्या होता है, तो करंट असेट्स जो होता है यह मोर लिक्विड, यानी कि बहुत ही तरल होता है, बहुत ही आसान होता है। यानी कि करंट एसेट जो होता है बहुत ही लिक्विड होता है, या फिर मोर लिक्विड होता है, या फिर बहुत ही तरल होता है, या फिर बहुत ही सिंपल होता है। करंट एसेट के अंतर्गत कैश आता है, करंट एसेट के अंतर्गत सीड आता है, करंट एसेट के अंतर्गत फर्टिलाइजर आता है। नेक्स्ट है अगला हेडिंग है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अगला हेडिंग है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो बात करते हैं स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की। तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत पहले स्टेज पे क्या होता है, तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन का कौन कौन सा स्टेज होता है, तो प्रोडक्शन में निम्नलिखित कितने स्टेज देखने को मिलते हैं, तो प्रोडक्शन में निम्नलिखित 3 स्टेज देखने को मिलता है। यानी कि प्रोडक्शन में कौन कौन सा स्टेज देखने को मिलता है, तो प्रोडक्शन में निम्नलिखित 3 स्टेज देखने को मिलता है। कौन कौन सा नाम पहले पढ़ लेते हैं, तो स्टेज फर्स्ट होता है और दूसरे नंबर पे स्टेज सेकेंड होता है एंड तीसरे नंबर पे स्टेज जो था वो थर्ड होता है, स्टेज थर्ड होता है। अब हम बात करते हैं पहले स्टेज के बारे में।
तो पहले स्टेज में क्या दिया है तो देख लेते हैं पहले स्टेज के बारे में। तो स्टेज नंबर फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड इरेशनल जोन, यानी कि जो स्टेज फर्स्ट होता है इसको हम इरेशनल जोन के नाम से भी जानते हैं। आर द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, या फिर इसी को हम इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के इंक्रीजिंग रिटर्न के स्टेज के रूप में भी जानते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज को जो है इरेशनल जोन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के रिटर्न इंक्रीजिंग स्टेज के रूप में भी जाना जाता है। इंक्रीज यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज के रूप में भी इसे जाना जाता है। इन दिस स्टेज MP इंक्रीजेज एट फर्स्ट देन डिक्रीजेज, यानी कि इस स्टेज यानी प्रथम स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है या फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है यह इंक्रीज करता है, ठीक, एट फर्स्ट, यानी सर्वप्रथम मार्जिनल प्रोडक्ट जो था वो इंक्रीज करता है, देन फिर वह धीरे धीरे नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज करने लगता है। यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है यहीं पे फिगर दिखाया गया है। कहाँ पर दिखाया गया है तो स्टेज फर्स्ट का ये फिगर दिखाया गया है, ठीक, स्टेज फर्स्ट का ये फिगर दिखाया गया है। ये हो गया पहले स्टेज में जो है ये इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे जो है डिक्रीज करने लगता है, यही दिखाया गया है, ठीक, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। तो देख लेते हैं पहले इसी में क्या कह रहा है। इन दिस स्टेज MP इंक्रीजेज एट फर्स्ट देन डिक्रीजेज, यानी कि स्टेज फर्स्ट में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है पहले तो यह इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे यह डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है तो इसमें एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है इंक्रीजेज थ्रू आउट दिस स्टेज, यानी कि इसमें यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें एवरेज प्रोडक्ट जो होता है पूरे स्टेज तक, यानी कि पूरा स्टेज यानी पूरा फर्स्ट स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वह इंक्रीज ही करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अप टू पॉइंट ए, यानी कि अप टू पॉइंट ए, यानी कि जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो पॉइंट ए तक जो है इंक्रीज करता ही रहता है इस स्टेज में। यानी कि स्टेज फर्स्ट में जो एवरेज प्रोडक्ट होता है इस स्टेज में इंक्रीज करता रहता है, कहाँ तक, अप टू ए पॉइंट तक। कहाँ तक है तो ए पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। ए पॉइंट यहीं दिखाया गया है फिगर में, थोड़ा विजुअल है, यही ए पॉइंट है, यहाँ तक जो होता है ये इंक्रीज ही करता रहता है, डिक्रीज करने का कोई चांस ही नहीं रहता। लेकिन MPP जो होता है वो पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद इसी स्टेज में जो है डिक्रीज होने लगता है। यानी कि देखो यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर पहले ही स्टेज में डिक्रीज होने लगता है, तो और फिर जो AP होता है यह बढ़ते ही रहता है। तो वहीं इसको फिगर के माध्यम से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है तो TP इंक्रीजेज शार्पली ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों ही इसमें जो होते हैं बढ़ते ही रहते हैं। यानी TP भी जो होता है वो शार्पली इंक्रीज करता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से, यानी कि TP यानी कि टोटल प्रोडक्ट भी जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से इस स्टेज में इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस स्टेज इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यानी कि जो स्टेज फर्स्ट होता है इसमें इलास्टिसिटी जो होती है वो 1 से अधिक होती है। यानी कि इसमें जो इस स्टेज में जो इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इलास्टिसिटी या प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन का जो इलास्टिसिटी होता है वो 1 से अधिक होता है। फिगर में देख लेते हैं तो इसमें MPP जो है यह पहले इंक्रीज होता है, फिर नीचे फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, यही दिखाया गया है। यानी कि MPP जो होता है पहले इंक्रीज होता है, फिर इसी में डिक्रीज होने लगता है। लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट होता है ये इंक्रीज ही होता रहता है। और इसके बाद जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट भी जो है इसमें बढ़ता रहता है, यानी कि प्रथम स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता रहता है और टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता रहता है। लेकिन जो MPP होता है जिसे मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे MP के नाम से जानते हैं, पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटने लगता है। कंप्लीट हो गया यह स्टेज। और इसमें जो इलास्टिसिटी या प्रोडक्शन होता है वह 1 से अधिक होता है, ठीक। अब स्टेज हम सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टेज सेकंड को क्या कहा जाता है तो स्टेज सेकंड जो होता है वो रेशनल जोन कहा जाता है। यानी कि स्टेज सेकंड को यानी कि प्रोडक्शन
क्या है ये, क्या चल रहा है भाई, सॉरी। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो सेकेंड स्टेज होता है इसे हम रेशनल जोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रेशनल जोन के नाम से जाना जाता है। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि जो स्टेज सेकेंड होता है इसी को हम स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस स्टेज APP यानी AP स्टार्ट टू डिमिनिश डिक्रीज while MP continues to decrease although MP is still positive but less than AP, यानी कि इस स्टेज में यानी स्टेज सेकेंड में जो एवरेज प्रोडक्ट होता है यह घटने लगता है, यानी कि दूसरे स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो घटने लगता है। देख लेते हैं फिगर में, तो दूसरे स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट दिखाया गया है ये यहाँ तक बढ़ा, ठीक, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, कहाँ है, सॉरी यहाँ पहले स्टेज में यहाँ तक बढ़ा, फिर इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो दूसरे स्टेज में, यानी कि दूसरे स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट होता है यह भी डिक्रीज होने लगता है। एवरेज प्रोडक्ट जो होता है दूसरे स्टेज में डिक्रीज होने लगता है। फिर से देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दिस स्टेज AP स्टार्ट टू डिमिनिश या फिर डिक्रीज वाइल MP कंटिन्यू टू डिक्रीज, यानी कि इस स्टेज में जो AP होता है यह स्टार्टिंग से ही डिमिनिश होने लगता है, फिर डिक्रीज होने लगता है, जबकि MP जो होता है वो लगातार घटने लगता है दूसरे वाले स्टेज में। ऑल्दो MP इज स्टिल पॉजिटिव, जबकि MP जो होता है वो पॉजिटिव ही दिखने को मिलता है, यानी कि MP जो होता है यह पॉजिटिव होता है। MP जो होता है यह क्या होता है, तो MP यहीं दिखाया गया है ना, MP इज पॉजिटिव, MP जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। सेकेंड स्टेज में जो MP रहता है वो पॉजिटिव तक रहता है, यहीं दिखाया गया है ना, नीचे नहीं जाता है, निगेटिव नहीं जाता है। MP जो होता है वो पॉजिटिव रहता है सेकेंड स्टेज तक, और AP जो होता है वो लगातार घटता रहता है, यानी कि AP भी घटता है और MP भी घटता है, लेकिन पॉजिटिव में ही रहता है, निगेटिव नहीं होता है, ठीक। लेस देन AP यानी कि डिक्रीज, यानी कि इन दिस स्टेज AP स्टार्ट टू डिक्रीज वाइल MP कंटिन्यू टू डिक्रीज ऑल्दो MP इज स्टिल पॉजिटिव बट लेस देन AP, यानी कि इस स्टेज में जो AP होता है वो डिक्रीज होता है, जबकि MP जो होता है वो लगातार घटता रहता है, ठीक। MP लगातार डिक्रीज होता रहता है, लेकिन MP जो होता है वो पॉजिटिव में ही रहता है, ठीक, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाता है, एवरेज प्रोडक्ट से जो होता है यह कम हो जाता है। कहाँ पर दिखाया गया है, तो दूसरे स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है, MPP घट जाता है, यानी कि दूसरे स्टेज में जो MPP होता है यह एवरेज प्रोडक्ट यानी कि एवरेज प्रोडक्ट से नीचे चला जाता है, लेकिन पॉजिटिव में ही रहता है, और जो एवरेज प्रोडक्ट रहता है वो दूसरे स्टेज में MPP से ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड स्टेज में जो APP होता है या एवरेज प्रोडक्ट होता है वो MPP से ज़्यादा होता है, यही बता रहा है उसमें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट कह रहा है इलास्टिसिटी इज 0 to 1, यानी कि जो सेकेंड स्टेज होता है इसमें इलास्टिसिटी कितना होता है, तो सेकेंड स्टेज में जो इलास्टिसिटी होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। हियर TP इंक्रीजेज, और इसमें टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि इसमें टोटल प्रोडक्ट जो होता है इंक्रीज एट, यानी कि बताया क्या गया है इसमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि सेकेंड स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। देख लेते हैं कहाँ पर है, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, फिगर देख लो। तो इसमें जो टोटल प्रोडक्ट होता है कहाँ है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक, ये टोटल प्रोडक्ट होता है, यानी कि सेकेंड स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि यहाँ देखो घटने लगा ना, यहाँ सेकेंड स्टेज पर जाते जाते घटने लगा, तो यह इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और फर्स्ट स्टेज में केवल इंक्रीज करता है, ठीक। अनटिल इट रीच द मैक्सिमम पॉइंट बी, यानी कि यह पॉइंट बी तक जो होता है यानी टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है बट यानी कि इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो सेकेंड स्टेज में इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से, और यह पॉइंट बी तक मैक्सिमम होता है, यानी कि पॉइंट बी तक इसका मैक्सिमम होता है, यानी कि पॉइंट बी तक इसका मैक्सिमम होता है। कहाँ पर है, तो पॉइंट बी यहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पॉइंट बी पर जाके मैक्सिमम हो जाता है, और इसके बाद यहाँ से ये घटना चालू कर देता है, यानी कि पॉइंट बी पर जाके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है
हो गया कंप्लीट। तीसरा स्टेज है क्या, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि जो स्टेज थर्ड होता है ये फार्मर, यानी कि जो दूसरा स्टेज होता है ये फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि जो रेशनल जोन होता है वो फार्मर्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ पॉजिटिव चलता है। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि स्टेज थर्ड को जो है नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज भी कहा जाता है। इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, यानी कि जो थर्ड स्टेज होता है इसमें टीपी जो होता है वो नीचे गिरने लगता है, यानी कि डिक्लाइन होने लगता है। एमपी बिकम नेगेटिव, और इसमें जो एमपी होता है वो नेगेटिव चला जाता है। देख लेते हैं फिगर में, तो एमपी जो होता है वो इसमें पहले देखते हैं टोटल टीपी, यानी टोटल प्रोडक्ट जो होता है तीसरे स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो घटने लगता है, और एमपी जो होता है यह कहाँ चला जाता है, तो एमपी जो होता है एमपी ये है ये तीसरे स्टेज में नेगेटिव चला जाता है, जबकि एवरेज प्रोडक्ट जो होता है यह भी घटने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट भी यह भी घटने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी बिकम नेगेटिव एंड फॉल बिलो द एक्स एक्सिस, और यह एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है और नेगेटिव चला जाता है। नेक्स्ट है एपी बीइंग पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि इसमें जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव रहता है, यानी कि इसमें जो एवरेज प्रोडक्ट रहता है, यानी कि तीसरे स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव रहता है बट डिक्रीजिंग रेट से, नीचे नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टीपी डिक्रीजेज एमपी इज नेगेटिव, यानी कि जहाँ पर टीपी डिक्रीज होता है, जहाँ पर टीपी डिक्रीज होना चालू करता है, यानी कि जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगता है वहीं पर एमपी नेगेटिव हो जाता है। देख लेते हैं कहाँ पर दिखाया गया है, तो यहीं दिखाया गया है जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है तो यहीं पर जो एमपी होता है वो नेगेटिव चला जाता है। एमपी क्या होता है, तो एमपी जो होता है वो नेगेटिव चला जाता है, यहीं पे पूछता है क्वेश्चन बार बार। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, तो थर्ड स्टेज का जो इलास्टिसिटी होता है वो लेस देन 1, यानी कि 1 से नीचे चला जाता है, यानी कि लेस देन 1 होता है। पहले में क्या है, तो पहले स्टेज में मोर देन 1 है, दूसरे स्टेज में 0 से 1 है, फिर तीसरे स्टेज में 1 से कम हो जाता है। फिर से पहले स्टेज में मोर देन 1 है, दूसरे स्टेज में 0 से लेके 1 है, तीसरे स्टेज में लेस देन 1 हो जाता है। हो गया कंप्लीट फिगर के अकॉर्डिंग। अब एक बार फिगर पर भी ध्यान देते हैं, ये फिगर कैसे बनाया गया है, तो यही फिगर बनता है इसका, ये इधर से हो गया ठीक। अब इसके बाद यह टीपीपी होता है और यहाँ पर सेकेंड होता है, और यहाँ पर जो होता है फर्स्ट स्टेज, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेज होता है, और ये जो होता है आपका एमपीपी होता है ठीक, एमपीपी होता है, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये आपका टीपी हो गया और ये आपका एमपी हो गया। फिर इसके बाद ये क्या हो गया, तो ये आपका एपी हो गया। अब इसी से समझ लेते हैं, इसमें जो इलास्टिसिटी होता है यह 1 से अधिक होता है, और इसमें जो टीपीपी होता है वो इंक्रीज करता है केवल, और इसमें जो एमपीपी होता है वो इंक्रीज करता है बस डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि इसमें एमपीपी जो होता है वो इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से, एमपीपी इसमें इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से। सॉरी यार, ठीक, ये हो गया एमपीपी हो गया, टीपीपी हो गया ठीक, ये हो गया टीपी, और ये हो गया एपी, और ये हो गया एमपी ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब इसी में ये दिखाया गया है, यहाँ सेकेंड, ये पहला स्टेज हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा स्टेज हो गया। यानी इसमें टीपीपी जो होता है ये इंक्रीज ही करता रहता है, और इसमें जो एमपीपी होता है वो इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से। कहाँ दिखाया गया है, तो लिखा है इसमें एमपी इंक्रीज एट द फर्स्ट डिक्रीज, यानी कि सर्वप्रथम एमपी इंक्रीज करता है फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगता है, तो दिखाया तो है इसी में। ये हो गया, यानी कि इसमें एमपी जो होता है पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज होने लगता है, यही दिखाया गया है पहले स्टेज में। फिर उसके बाद इसमें एपी क्या करता है, तो एपी जो होता है वो इंक्रीज ही करता है ठीक, एपी जो होता है इंक्रीज ही करता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो सेकेंड स्टेज में इलास्टिसिटी या प्रोडक्शन जो होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एपीबी यानी जो टीपी होता है यह इंक्रीज करता है बट डिक्रीजिंग रेट से, और इसमें एमपी क्या होता है, तो एमपी जो होता है इसमें दूसरे स्टेज में जो एमपी होता है वो एवरेज प्रोडक्ट से नीचे चला जाता है, और एवरेज प्रोडक्ट जो होता है
एवरेज प्रोडक्ट, ठीक। इसमें जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, यह एवरेज प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट भी इसमें इंक्रीज ही करता रहता है, ठीक। और इसी में सबसे ज़्यादा फार्मर को बेनिफिट होता है। अब तीसरे स्टेज में क्या दिया है, तीसरे स्टेज में जो इलास्टिसिटी होता है वो लेस देन 1 होता है, और इसमें जो एमपीपी होता है वो निगेटिव चला जाता है, एमपीपी निगेटिव चला जाता है। लेकिन जो एपीपी होता है वो जो इसमें, यानी कि इसमें भी जो एपीपी होता है वो भी डिक्रीज करता है, ठीक, डिक्रीज करता है। और इसमें जो होता है टीपी भी डिक्रीज करता है तीसरे स्टेज में। तीनों जो होता है वो हो जाता है। कंप्लीट हो गया सेशन पूरा। अब हम नेक्स्ट सेशन में इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन का हम वहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस।